find this subject a little bit different, but when you keep solving problems on this, you'll find things quite simple. चलो चालू कर देते हैं. When the distance between the charged particles is halved, that means that initially ये r है और फिर आपने r/2 कर दिया, तो how much will be the new force between the charged particle? तो हम लोग कोलम्स लॉ से लिखते हैं कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट इज Q1 और Q2 रहेगा कुछ तो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये आपका पहला इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन F' इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अभी r/2 होल स्क्वायर मीन्स ये 4 ऊपर आ जाएगा. So that is the second equation. So force between them becomes how much? So nu F' divided by F. अभी ये जो भी डिवाइड करोगे जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स रहेगा, तो दैट मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा आपका फोर्स. ठीक है. सेकेंड, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स with a constant charge in air, and if you replace that air with a medium of dielectric constant K, what would be the value? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अगर वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है तो then we will say that Coulomb's law is Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught into r square, जहाँ पे epsilon naught को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम को हम फ्री स्पेस जैसे ट्रीट कर सकते हैं. और कोई दूसरा मीडियम में रखा तो अनलाइक ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता है कि अगर दो प्लैनेट से वैक्यूम के जगह पे अगर मैंने पानी फिल कर दिया तो ये जो फोर्स है ये चेंज नहीं होता. मगर अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल्स है और अगर आपने मीडियम चेंज किया तो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट the force is different. So how much is that force now? We'll have to calculate that. So we will say that this force, if I call this equation 1, so I'll say the new value of F' is Q1 Q2 divided by 4 pi, abhi new permittivity is epsilon, where this is called as permittivity of the medium, हम कहेंगे. Okay. सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एक सूटेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. और इस सूटेबल प्रोडक्ट को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. कैपिटल के लिखो, एप्सिलॉन आर लिखो, जो आपका कंफर्टेबल है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फिर यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैक्यूम टू मीडियम फोर्स? तो यू कैन सी दैट ये जो होगा, पहला वैक्यूम लिखा है ना, फिर मीडियम लिखा है, तो रेशियो ऐसे ही लेना पड़ेगा. तो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कैंसिल होके सिर्फ के बचेगा, इसलिए ये आपका आंसर है. थर्ड वाले प्रॉब्लम में जाते हैं. 4 चार्जेस है जो कॉर्नर्स में रखे हैं ए बी सी डी, और अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर, ये पूछा जा रहा है. तो देखो, इसके कारण फोर्स और इसके कारण जो फोर्स है वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये पॉइंट सिमेट्रिकल है और वो कैंसिल हो जाएगा. और इस -2 के कारण अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव, और इसके कारण रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और कोलम्स लॉ में हमें पता है कि कोलम्स फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. तो अलोंग दिस लाइन, दैट मीन्स अलोंग द डायगोनल BD में ये फोर्स एक्ट करेगा. फोर्थ प्रॉब्लम, टोटल चार्ज को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनको आपने r डिस्टेंस पे रख दिया. सो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम? तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम Q लेंगे और ये Q2 कितना होगा, Q माइनस Q हो जाएगा. ओके, तो आपने स्प्लिट कर दिया इसको 2 पार्ट्स में और एक फिक्स डिस्टेंस पे आपने रखा होगा. तो रिपल्शन मैक्सिमम कभी होगा, ये पूछा जा रहा है. तो अभी थोड़ा इसका मैथमेटिक्स देख लेंगे. अगर कोई फंक्शन है y
और ये x के अबाउट वो प्लॉट करेंगे, लेट अस से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट कुड बी सम फंक्शन, तो आई विल ड्रॉ सम फंक्शन, ऐसे कुछ तो वेरी कर रहा है। अभी देखो, अगर पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम, तो आप ग्राफिकली यहाँ देख सकते हो कि ये पॉइंट है, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम। अभी इस मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमें एक इक्वेशन लिखना है। अभी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट मारा तो ये इसका जो स्लोप है ये 0 होगा, क्योंकि ये फ्लैट लाइन है। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसा है तो नेगेटिव स्लोप, ऐसा है तो 0 स्लोप। तो स्लोप के लिए आप जनरली लिखते हो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये स्लोप का फॉर्मूला है। मगर ये एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट इज नथिंग एल्स बट डी वाई बाई डी एक्स। तो इस लाइन का जो स्लोप है ये डेरिवेटिव के डेफिनेशन से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अभी ये सेम चीज को हम इस प्रॉब्लम में लगा सकते हैं। यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वो है Q, क्योंकि आप Q को स्प्लिट कर रहे हो। जब आप Q को स्प्लिट करते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन सा वैल्यू होना चाहिए। अगर ये वैल्यू फिक्स हो गया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू फिक्स होता है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू इधर है और उसके लिए हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स की जगह पे df बाई डी क्यू इक्वल टू 0। तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कोलम्स लॉ से लेके हम लिखेंगे k q1 दैट इज q q2 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस r स्क्वायर। अभी कैपिटल R लिखो स्मॉल r लिखो, फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, दैट इज इक्वल टू 0। तो जो कॉन्स्टेंट्स है इनको राइट साइड में लेके गया तो वो चले जाएंगे, फिर d बाई डी क्यू ऑफ q इंटू क्यू माइनस d बाई डी क्यू ऑफ q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। So capital Q equal to 2Q, that means that Q equal to Q divided by 2, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा पार्ट है वो भी Q by 2 हो जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर है। Q by 2 और Q by 2 में डिवाइड कर दिया तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम में जाएंगे। +2 कॉलम और +6 कॉलम, ये जो दो चार्ज है वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अगर दोनों को आपने -2 कॉलम चार्ज दिया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द न्यू फोर्स। इसको दिया तो ये 0 कॉलम हो जाएगा और ये 4 कॉलम हो जाएगा, इसमें चार्ज ही नहीं है, तो फोर्स के बारे में बात ही करने के देयर इज नो पॉइंट, सो आई कैन से 0। सिक्स्थ प्रॉब्लम, 2 चार्जेस आर देयर Q1 एंड Q2 और आपने इनको वैक्यूम में रखा ऐसे ऐसे एट अ डिस्टेंस ऑफ d, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है F। अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसको रखा है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 4 है, तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स। तो नेचुरली ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो वील हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो F इक्वल टू k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, और यहाँ पे F डैश इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ओके अभी k नहीं लिखता मैं बिकॉज नहीं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आई हैव टू राइट हियर 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू डी स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा तो नेचुरली आपका फोर्स चेंज हो जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो F डैश डिवाइडेड बाय F अगर आप करोगे तो दैट विल बी 1 divided by epsilon r, that will be equal to 1 upon 4. So F dash will be F divided by 4. सेवेंथ प्रॉब्लम, एक कंडक्टर के पास अगर आपने इतना पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कुछ भी लिखा नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है, 14.4 इंटू 10 रेज टू -19 कॉलम, नहीं ये लिखा है पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज सो मच, देन what about this? Electrons are in excess or in short and all that. See, total charge will be number of electrons into charge on every electron. So what is the number of electrons? That is 14.4 into 10 raised to -19 divided by 1.6 into 10 raised to -19. You can see this value will be around 9.
अभी ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम पड़ रहे हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, इन शॉर्ट ये इसका आंसर है। 10th वाला, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ये इस तरह से मूव कर रहा है और ये जो रेडियस है ये है r। तो कोलम फोर्स बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो कोलम फोर्स है वो कितना है ये पूछा जा रहा है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है शायद, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 दैट इज e इंटू e स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एंड ये इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा r कैप, ये ऐसा होगा। यहां पे देयर इज नो नीड टू राइट e इंटू माइनस ई, देखो साइन को डबल नहीं लेना है, 2 टाइम्स माइनस ई है इसलिए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, ओके। तो सो देयर इज नो नीड टू टेक द साइन डबल, ओके। यहाँ पे इट्स ऑलरेडी अट्रैक्टिव इन नेचर, तो इसलिए यहाँ पे साइन लेने की जरूरत नहीं, ई इंटू ई इज ई स्क्वायर इंटू आर कैप आप लिखेंगे, ओके। तो यू कैन सी दैट ये ऑप्शन जो है ये वाला आपका करेक्ट है, ओके। यहाँ पे ये सर्कल दिखा है तो फिर आई डोंट नो व्हाट इज द सर्कल, ये आर कैप, तो ये करेक्ट होना चाहिए फिर इस तरह से, करेक्ट। चलो आगे जाएंगे 9th प्रॉब्लम में। When a body is earth connected, अर्थ से कनेक्ट कर दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ से बॉडी में अंदर जा रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? बॉडी इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड ऑल दैट। अर्थ इज एन इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ चार्जेस, अर्थ इज इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर कोई बॉडी है और अगर आपने कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो होगा जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर ये न्यूट्रल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने ही नहीं देगा। ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, इसलिए ये चार्ज नेगेटिवली है। 10th प्रॉब्लम, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड like this at a distance of r, they exert a force of F on each other. अगर आपने चार्जेस को हाफ कर दिया और डिस्टेंस को डबल कर दिया, what would be the new force? तो F इक्वल टू k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे F डैश इक्वल टू k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे 2r लिखना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर 4r स्क्वायर, ओके। तो यू कैन सी दैट दिस वैल्यू शुड बी f डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका आंसर है, ओके। सो द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम 11 to 20, okay. See you, thank you so much.